डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की वर्कबुक गणित कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ और आज मैं आपको अध्याय 11 जिसका नाम बीजगणित है, अलजेब्रा है, उसका हल करवाऊंगी। इससे पहले के सभी चैप्टर्स और उड़ान की दोनों वर्कबुक का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें। और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11। देखो, बड़ी एक सुंदर सी कहानी यहाँ पर आई हुई है। रानू के दादाजी रोज़ कबूतरों को दाना डालते हैं। ये दादाजी हैं, ये कबूतर हैं और ये दाने पड़े हुए हैं। ये दादाजी हैं और ये कबूतर हैं। ठीक है, तो ये देखो, दादाजी ने सोमवार को देखा तो 3 कबूतर हैं, बुधवार को देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कबूतर हैं भाई। ये तो ये देखो, अब ये क्या कह रहा है बुक वाला कि रानू रोज़ कबूतर गिनती है, किसी दिन केवल 2-4 तो कभी कभी 8-10 कबूतर होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं भाई कबूतर रोज़ाना। ठीक है, तो इसी तरह रोज़ कबूतरों की संख्या बदलती रहती है। समय के साथ इस तरह बदलने वाली राशियाँ चर राशियाँ या वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। चर माने जो चलती रहें, सुन रहे हो मेरी बात को? चर माने जो चलती रहें, बदलती रहें। वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश में वेरी करना, यानी कि बदलना। तो जो क्वांटिटी बार बार बदले, जो नंबर बार बार बदले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। ये कबूतर की संख्या कभी 2 हो रही है, कभी किसी दिन 5 कबूतर आ रहे हैं, किसी दिन 10 कबूतर आ रहे हैं, तो ये बार बार चेंज हो रहे हैं। चलो, अब आगे बात समझ में। तो अब ये कहता है कि नीचे दी गई राशियों में से चर राशियों को छांटकर डब्बा ए में डालो। प्रत्येक चर राशि के लिए डब्बा नंबर बी में कारण लिखो कि वो चर राशि क्यों है, और जो राशि चर नहीं है उन्हें डब्बा नंबर सी में डालो। देखो, पहले मैं तो डब्बा नंबर ए बी सी दिखा दूँ तुम्हें। ये रहा, ये है डब्बा ए, डब्बा बी और डब्बा नंबर सी। दिख गया आपको? और इससे ऊपर आपको राशियाँ दी गई हैं जो आपको इन डब्बों में डालनी हैं। देखो यहाँ, ये देखो कोमा है, थोड़ा ध्यान देना। एक कालांश की अवधि, कालांश होता है पीरियड, जो आपके स्कूल में पीरियड लगता है। ठीक है, तो वो बदलता नहीं है, तो उसको मैंने लिखा है इसके अंदर डब्बा नंबर सी में। अगर 40 मिनट का पीरियड है तो रोज़ 40 मिनट का ही पीरियड लगेगा। दूसरे पे आ जाओ। आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या ये बदलती रहती है। मान लो शुरू में आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, 2 नए बच्चे और आ गए तो थोड़े दिन के बाद 27 हो गए। किसी बच्चे को कहीं बाहर एडमिशन लेना पड़ गया, नाम कटवा लिया तो कभी 26 हो गए। तो पूरा साल भर बच्चों की संख्या ज़रूरी तो नहीं है ना कि फ़िक्स हो, वो बच्चों की संख्या आपकी बार बार बदलती रहती है। इसलिए ये हो जाएगी चर राशि। कक्षा के बच्चों की संख्या हो जाएगी चर राशि। कक्षा अध्यापकों की संख्या, तो ये आगे देखो, अब मैंने कक्षा में बच्चों की संख्या ये मैंने लिख दी है यहाँ पर चर में। कक्षा अध्यापकों की संख्या ये रह गई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ बाद में लिखा है, ये भी चर में, क्योंकि कक्षा में अध्यापक भी कई बार बदलते रहते हैं। कभी आपको 4 ही टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी आपका कोई और नया टीचर आ जाता है आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, अब ये देखो, एक वर्ष में महीनों की संख्या ये हमेशा 12 रहेगी, तो ये चर नहीं है, तो इसको डब्बा नंबर सी में डाल लेंगे। एक कक्षा के बच्चों का कद ये चर है, बदलता रहता है। छोटे बच्चे हैं ना, अभी आप देखोगे कि बच्चा इतना है, 2 महीने के बाद देखोगे इतना हो जाएगा, साल भर के बाद देखोगे तो वही बच्चा इतना लंबा हो रहा है, तो उसका कद बार बार बदल रहा है, तो इसको डब्बा नंबर ए में डालेंगे। स्कूल में कक्ष की संख्या फिक्स होती है। अब रोज़ रोज़ तो स्कूल वाले कमरे थोड़े ही बनवाएंगे, तो इसको डब्बा नंबर सी में डाल देंगे। ठीक है, ये सब मैंने पीछे लिख रखा है। एक कक्षा के बच्चों का वजन ये भी चर है, बदलेगा बार बार। बच्चों का वजन कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। जनवरी महीने में दिनों की संख्या ये फिक्स है, 31 दिन होते हैं, ये बदलेगा नहीं, तो जो बदलेगा नहीं उसे हम डालेंगे सी डब्बे में। भारत की जनसंख्या बदलती रहती है, चर है, तो ए में डालेंगे। गणित की किताब के पन्नों की संख्या ये भी नहीं बदलेगी, तो सी डालेंगे। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो इसको भी सी में डालेंगे। एक पेड़ पर फूलों की संख्या बदलती रहती है, तो ए में डालेंगे।
पौधे की लंबाई भी बदलती रहती है, तो इसको ए में डालेंगे। तो अब मैं यहाँ ला रही हूँ और ये आपने वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना है और इनको देखकर अपनी वर्कबुक में भर लेना है। कक्षा में बच्चों की संख्या, कक्ष की संख्या मैंने इसमें डाल दी क्योंकि कई बार नए कमरे बनते रहते हैं। कारण लिख दो, यह समय के साथ बदलती है। बच्चों का वजन, बच्चों का कद, अध्यापकों की संख्या, भारत की जनसंख्या, पेड़ पर फूलों की संख्या और पौधे की लंबाई, ये सब समय के साथ बदलती हैं, इसलिए इनको चर राशि कहा जाता है। अब आगे देखो, जो बच गई उनको मैंने यहाँ डाल दिया। कालांश की अवधि, महीनों की संख्या, जनवरी में दिन है, गणित की किताब है, सप्ताह के दिनों की संख्या है। आई कुछ बात आपकी समझ में? अब ये कहता है कि इसके अलावा कौन सी राशियाँ चर हो सकती हैं, कुछ लिखिए। तो ये मैंने लिख दिया। एक गांव के लोगों की संख्या, भाई एक गांव में फिक्स लोग तो रहेंगे नहीं, बार बार बदलते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? किसी भी घूमने का स्थान ले लो, टूरिस्ट प्लेस ले लो, हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको लिख लेना। पेन से कई बच्चे कह देते हैं, लेकिन स्क्रीन पर लिखने में राइटिंग स्पष्ट आती नहीं है। टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल पर, हिंदी में लिखूँ मैं, पर्यटन स्थल पर यात्रियों की संख्या। पर्यटन माने घूमने की, स्थल माने जगह, पर जो यात्री आते हैं वो कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो उनको हम चर कहेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ प्रश्न संख्या 2 पर। नीचे दिए गए त्रिभुजों के पैटर्न को ध्यान से देखो और सारणी को पूरा करो। ये देखो, ये एक त्रिभुज है जो मैंने पिंक कलर में बनाया। तो इस त्रिभुज एक है तो कितनी तीली चाहिए? 3। ये 2 त्रिभुज बनाने के लिए 6, 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, 6 के लिए 18, 7 के लिए 21। तो n त्रिभुज बनाने के लिए मुझे, देखो यहाँ तुम खुद देखो ना, 1 मिनट इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ। अब देखो, एक त्रिभुज बनाया तो 3 एकम 3, 2 त्रिभुज बनाए तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज बनाए तो 3 तिया 9, 4 त्रिभुज बनाए तो 3 चौके 12, 5 त्रिभुज बनाए तो 3 पंजे 15। तो यहाँ पर n त्रिभुज बनाए तो 3 गुणा n, यानी 3n तीलियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यही बात ये यहाँ पूछ रहा है कि त्रिभुज बनाने में लगी तीलियों की संख्या 3n। आगे बढ़ूँ अब मैं। नीचे दिए गए व्यंजकों में से संख्यात्मक का मतलब न्यूमेरिकल, यानी जिसमें केवल गिनती आ रही हो, संख्या आ रही हो, और बीजीय व्यंजक जिसमें कोई x आ रहा हो, y आ रहा हो, z आ रहा हो, p आ रहा हो, इनको छांटकर कॉलम ए और ब में लिखिए। पहले तो मैं आपको कॉलम ए और ब दिखाती हूँ क्या है। ये देखो, कॉलम है नंबर ए संख्यात्मक व्यंजन, यानी संख्या लिखनी है। कॉलम नंबर बी यानी बीजीय व्यंजक जिनमें x y z वगैरह लिखने हैं। ये देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये 2 खरगोश बैठे हैं। पहला क्या कह रहा है? मैं हूँ संख्यात्मक व्यंजन, मुझ में कोई भी चर नहीं होता। और ये कह रहा है मैं हूँ बीजीय व्यंजक, मुझ में चर अचर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले ऊपर चलती हूँ मैं, जल्दी से थोड़ा सा मोटा आपको बताती हूँ। 2 + 3 5 आएगा तो अचर है, संख्यात्मक है, ये भी संख्यात्मक है, ये भी संख्यात्मक है। बस ये तो संख्यात्मक है क्योंकि इनमें केवल गिनती आई है। इसके अलावा जो ये बचते हैं, p है, 5p है, a/2 है, b² है, m + 5x - 2p/q, 3x + y/2, ये सब बीजीय व्यंजक हैं। तो इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है। आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करोगे और इनको अपना वर्कबुक में नोट करोगे, समझा भी करो साथ में। कई बच्चों को तो ये रहता है कि बस मैडम आंसर लिख दे और समझाएं ही ना। चौथे प्रश्न पे आ जाओ। बीजीय व्यंजक के रूप में लिखे किसी संख्या के 3 गुणे से 5 अधिक। समझो इस बात को, संख्या को x नाम दे दो। अब x को 3 से गुणा करो तो ये हो गया 3x, और उससे 5 अधिक का मतलब उसके अंदर 5 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3x + 5। समझ में आ रही मेरी बात? ये बन जाएगा 3x + 5। अगला देखो, किसी संख्या का 1/3, 3 गुणे का मतलब 3 से गुणा करना था और 1/3 का मतलब 3 से भाग करना था, और उसमें से 4 कम करना है तो कम करने का मतलब घटा कर देनी है, x/3 घटा 4, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके दूसरे भाग पे आ जाओ, चौथे प्रश्न के ही। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके लिखो।
3m का 7 गुणा, तो 3m गुणा का निशान लगा के 7 कर दो, 3m गुणा 7। उत्तर नहीं लिखेंगे हम इसको और भी आगे हल कर सकते थे 21m, लेकिन उसने कहा गणितीय चिन्ह का प्रयोग करो। अब आ जाओ 90x का 11वां भाग इसने खुद ही लिख दिया, भाग का मतलब भाग करना, तो 90x को मैंने 11 से भाग कर दिया। आगे चलो, माइनस जेड के चौथाई से 8 कम, तो माइनस का तो हो गया जेड, चौथाई का मतलब 4 से भाग करो और उसमें से 8 कम कर दो, ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। और लास्ट है y के 4 गुणा से 5 कम, तो y को 4 से गुणा करो यानी 4y घटा का 5। आसान है। अब चलूँ आगे, छठा प्रश्न देखो, बहुत आसान है। आज सोनू आज n साल का है, मान लो आप हो 15 साल के। 8 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, मान लो आप 15 के हो, चलो छठी क्लास के बच्चे हो तो हो सकता है कि 15 के ना हो, आप हो 11 साल के या 12 साल के, और 8 साल पहले पूछे तो क्या करोगे, 12 में से 8 घटा दोगे। तो सोनू n साल का है, तो 8 साल पहले सोनू की उम्र कितनी थी, n घटा 8। 5 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी, n जमा 5। भाई आप 12 साल के हो, 5 साल बाद 12 में 5 जोड़ दोगे। x वर्ष के बाद उम्र क्या होगी, अभी n साल का है, x को उसमें जोड़ दो तो n जमा x आ जाएगा। और y साल पहले, तो अभी जितने साल के हो उसमें से y घटा दो। हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपनी आज की उम्र पता है तो कुछ साल बाद की निकालेंगे तो घटा कर दे, कुछ साल पहले की निकालेंगे तो घटा कर देंगे, और कुछ साल बाद की निकालेंगे तो जमा कर देंगे। अब आ जाओ छठे प्रश्न पर। रामू को गणित की परीक्षा में x अंक मिले, दूसरी परीक्षा में दूसरी में पहली से 25 अंक ज़्यादा मिले। ध्यान देना, बात को समझो कि दूसरे पेपर में जो नंबर आए हैं वो पहली परीक्षा से 25 ज़्यादा आए हैं। ज़्यादा का मतलब क्या चिन्ह लगाएंगे, जमा। और पहली परीक्षा में x अंक मिले हैं तो दूसरी में x अंक से 25 अंक ज़्यादा यानी x जमा 25 मिले हैं। यही हमारा प्रश्न था कि रामू को बताओ दूसरी परीक्षा में कितने अंक मिले, तो हम लिख देंगे x जमा 25। आगे बढ़ूँ अब मैं चलती हूँ 7वें प्रश्न पर। गोलू के पास x मिठाई थी, उसमें से 10 मिठाई खा ली, तो खाएंगे तो मिठाई कम होएंगी कि ज़्यादा होएंगी, कम होएंगी। तो अब गोलू के पास कितनी मिठाई है, तो x में से 10 को कम कर दो, x माइनस 10 आ जाएगा। 8वें प्रश्न पे आ जाओ। एक कार की चाल ट्रक की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कार धीरे चलती है, कार जल्दी चलती है, ट्रक धीरे चलता है, तो ट्रक से 15 स्पीड ज़्यादा है कार की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये उल्टा कर रहा है प्रश्न को। यदि कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की चाल निकालो। ट्रक की स्पीड कम है, कार की स्पीड ज़्यादा है। कार की स्पीड x है और ट्रक की स्पीड उससे 15 कम पाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में। अब आ जाओ 9वें प्रश्न पर। प्रार्थना सभा की एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, एक लाइन है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये एक लाइन है तो 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 लाइन होती तो 10 दूनी 20 हो जाते, 3 लाइन होती तो 10 तिया 30। तो ये कह रहा है कि n लाइनों में, n पंक्तियों में कितने बच्चे होंगे, तो वो हो जाएंगे 10 गुणा n यानी कि 10n बच्चे। क्लियर है। आगे बढ़ूँ अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। रिक्त स्थानों को भरिए। अजय के पास फलों की 3 टोकरियां हैं। अजय के पास ये 3 टोकरियां, इसने तीनों ढक रखी हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। यदि प्रत्येक टोकरी में 5 आम हो, 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं, तो अजय के पास कुल कितने आम हैं, तो 5 जमा 5 जमा 5 कर दो, या तो तीनों को जोड़ दो,
कितने हो गए, 5 और 5 10 और 5 15, या 5 को 3 बार गुणा कर दो, 5 तिये, 5 को 3 से गुणा कर दो, 3 बार नहीं 3 से गुणा कर दो, 5 तिये 15। आसान है। दूसरे भाग पे आ जाओ। यदि प्रत्येक टोकरी में x सेब हैं, x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, तो कुल सेब कितने हो जाएंगे, 3 गुणा x यानी 3x। तो ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। और चलो इसके सी भाग पर, यदि, बहुत ध्यान से सुनना, प्रत्येक टोकरी में x जमा 2 संतरे हैं, पहली टोकरी में x जमा 2, दूसरी टोकरी में भी x जमा 2, तीसरी टोकरी में भी x जमा 2, तो तीनों टोकरियों में 3 गुणा x जमा 2। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, ये आ जाएगा 3x जमा 6। ये मैंने यहाँ पर पूरा हल किया हुआ है। यहाँ हमने नई बात क्या सीखी कि अगर हमारे पास भाई एक, मान लो कि डब्बा ही है, उस डब्बे में 10 आइटम हैं, तो ऐसे अगर m डब्बे हैं या x डब्बे हैं तो उनमें 10 गुणा x आइटम हो जाएंगे, यानी गुणा कर देना है। और 10वें प्रश्न का दूसरा भाग, यदि अजय के पास फलों की p टोकरी है, टोकरियों की संख्या p है और हर टोकरी में q-2 संतरे हैं, तो कुल संतरों के लिए इस p को इस q-2 से गुणा कर देंगे। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, अजय के पास 3 टोकरी थी और तीनों में 5-5 संतरे थे, आम थे, सेब थे, जो भी थे। तो मैंने क्या किया, 5 को, इस 5 को इनकी संख्या यानी 3 से गुणा कर दिया। समझ में आ गई बात। तो वही बात यहाँ करनी है। 3 की जगह p टोकरी हैं और 5 की जगह q-2 संतरे हैं, तो p को q-2 से गुणा कर देंगे, तो ये अजय के पास कुल संतरे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। एक कक्षा में x बेंच हैं और एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं। सुन लो ध्यान से। यदि x बराबर है 5 हो, यानी कि जो बेंचों की संख्या है वो 5 है, एक क्लास में 5 बेंच हैं और हर बेंच पर 4-4 बच्चे हैं, तो कुल बच्चे कितने हो गए, 4-5 20 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 11वें का दूसरा भाग। आपकी बुक में ना प्रश्नों की नंबरिंग बहुत गलत कर रखी है, आप खुद देखो ध्यान से कि ये आपकी प्रश्न संख्या 11 है, 89 पेज है और इसके तुरंत बाद ही आपकी दे दी प्रश्न संख्या 13, तो ये नंबरिंग गलत है। यदि x 8 है, यानी 8 बेंच है, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32। यदि x बराबर है z हो, यानी z बेंच हो, तो कुल बच्चे हो जाएंगे 4 गुणा z, यानी कि 4z। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। नीचे दी गई तालिका को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आम बोलचाल की भाषा में परिस्थिति ऐसे होती है, मीना के पास सलमा से 12 मोती कम हैं। मीना के पास सलमा नाम की लड़की से कितने मोती कम हैं, 12। तो मीना के पास सलमा से 12 कंचे कम हैं। ये कहता है कि यदि सलमा के पास y मोती हैं, y, तो मीना के पास y से 12 कम हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। भाई सलमा के पास y मोती हैं और मीना के पास सलमा से 12 कम है, तो मीना के हो गए y घटा 12। लेकिन अगर मीना के पास x मोती हैं तो मीना के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 12। तो सलमा के पास ज़्यादा है, तो सलमा के पास कितने मोती हो गए, x जमा 12। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब दूसरे भाग पे आ जाओ। रहीम नाम का बच्चा करीम से 7 साल बड़ा है। अगर करीम x साल का है तो रहीम x जमा 7 साल का है। लेकिन अगर रहीम y साल का है तो करीम उससे 7 साल। भाई राम लक्ष्मण का पता है आपको। राम जी मान लिया, मुझे तो नहीं पता राम जी लक्ष्मण से कितने बड़े थे, लेकिन राम लक्ष्मण से 7 वर्ष बड़ा है, तो राम बराबर है लक्ष्मण जमा 7 होएगा, लेकिन लक्ष्मण बराबर है राम घटा 7 होएगा, क्योंकि लक्ष्मण राम से 7 साल छोटा है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। पहले करीम की उम्र को x ले लिया तो रहीम की x जमा 7 हो गई, रहीम की y हो गई तो करीम की y घटा 7 हो गई। तीसरे भाग पे आ जाओ। विकास की उम्र रजनी की उम्र का 1/3 है। विकास रजनी से तीसरा हिस्सा है।
अब रजनी की उम्र y है तो विकास की उम्र हो जाएगी y/3, जो कि मैंने यहाँ भर रखा है, यानी वो तीसरा हिस्सा है। मान लो अगर रजनी 30 साल की है तो विकास की उम्र 3 भाग करके आएगी, तो उल्टा कर दो। अब अगर विकास की उम्र x है तो रजनी उससे 3 गुना बड़ी है, तो 3 गुना x हो जाएगा। और ये लास्ट पार्ट है, राम की माँ की आयु राम की आयु के चौगुने से 10 कम है। राम की उम्र है x का चौगुना 4x और उससे 10 कम कर दो तो -10, 4x - 10 आ जाएगा। और राम की माँ अगर y साल की है तो राम अपनी माँ से 10 वर्ष बढ़ा करके उसका चौथा भाग है, यानी y = 10/4। मैं यहाँ साफ साफ भी लिख रही हूँ बच्चे, 1 मिनट लगता है आपको बोलने में कि मैडम साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, y = 10/4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 14। नीचे दी गई तालिका को समझो और पूरा करो। भाई यहाँ जमा का निशान है, यहाँ a है, b है, c है, 1 है, 2 है, 3 है। करना क्या है, इस a में इस 1 को जोड़ना है तो ये a = 1 बनेगा। फिर a में 2 को जोड़ना है तो a = 2 बनेगा। a में 3 को जोड़ोगे तो a = 3। ऐसे ही b = 1, b = 2, b = 3, c = 1, c = 2, c = 3। यहाँ माइनस का निशान है तो x घटा y, x घटा z और x घटा p आ जाएगा। अब ध्यान दो, 3 इधर है, ये घटा का निशान है, देख लो, घटा y, फिर 3 घटा z, इसको पहले लेना है, और 3 घटा p आ जाएगा। और लास्ट हो जाएगा, 1 मिनट भाई, लास्ट हो जाएगा, इधर से 2 लेओगे, इधर से y, 2 घटा y, 2 घटा z और 2 घटा p आ जाएगा। तो ये 90 पेज तक मैंने करा दिए हैं। 14 प्रश्न है, बाकी के 30 प्रश्न हैं इसमें लगभग, तो बाकी के प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर देना भाई, बिल्कुल फ्री होता है, यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नया लेक्चर डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।